जय हिंद। नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी की तरफ से 1 जनवरी को जो पेपर करवाया गया रीट मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें हम सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है वो आज हल करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो कॉमन 80 क्वेश्चन होते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, वो मैं पहले से करवा चुका हूं। अब एसएसटी के जो 80 के बाद के जो क्वेश्चन बचते हैं वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और जो पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो है वो आपको मिलने वाले हैं। सभी पेपर मैंने पहले से उपलब्ध है वो करवा रखे हैं, तो आगे भी ऐसे ही मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो। तो देखो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो 80 नंबर क्वेश्चन यही था, आप वहाँ पे देख सकते हो। जो कॉमन क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें भी यही है। तो 81 नंबर क्वेश्चन आता है अपना कि भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है। भारतीय संसदीय प्रणाली है वो किस मॉडल पर आधारित है, ये हमसे पूछा। तो किस पर है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? तो हमें बतानी है कि कौन सी ऐसी विशेषता है जो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं हो सकती। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र ये तो हो सकती है। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो वोट डालने का जब सभी को अधिकार हो, तो यह भी एक लोकतंत्र सरकार का जो विशेषता है। और जन सहभागिता का अभाव, तो ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें जो जनता का है वो योगदान सबसे ज़्यादा है उसमें होता है, और सहभागिता में उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो 3 नंबर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में देखो संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है ये हमसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा? कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। तो संसदीय जो कार्यपालिका है उसका अर्थ होता है वह कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर क्या हो? निर्भर हो। संविधान सभा में देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। संविधान सभा में देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि कौन थी? तो एनी मस्करिनी। उसके बाद में देखो हम चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा में महिला उपसभापति नहीं रही है? तो ऐसा कौन सी महिला है जो राज्यसभा में महिला उपसभापति के रूप में है कार्य नहीं किया? तो देखो श्रीमती विलोलेट आल्वा इन्होंने किया था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी उपसभापति रही थी, और डॉक्टर नजमा हेमतुल्ला ये भी क्या रही थी? उपसभापति रहे थे जो राज्यसभा है उसकी। लेकिन श्रीमती प्रभा जो ठाकुर है वो राज्यसभा में महिला उपसभापति के रूप में कार्य इन्होंने नहीं किया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश फातिमा बीवी भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही। तो न्यायाधीश जो फातिमा बीवी है वो भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी क्या, ये हमें बताना है। तो देखो बिल्कुल नहीं रही थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश है। तो ये बिल्कुल सही है कि वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें महिला जो न्यायाधीश है उनकी संख्या कितनी है? 3 है। तो इसमें केवल क्या हो जाएगा? बी सही है। राज्यसभा में 15वीं विधानसभा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? जो वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है राजस्थान में, उनमें अनुसूचित जनजाति की महिला है उनकी संख्या कितनी है वो हमसे पूछा गया। तो कितनी है इसमें? 3। उसके बाद में देखो भारतीय संविधान संघवाद के संबंध में असुमेलित की पहचान कीजिए। भारतीय संघवाद के संबंध में असुमेलित जो कथन है वो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से असुमेलित है 88 नंबर में। तो देखो सौदेबाजी का संघवाद मोरिस जोन्स सही है। सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ये भी सही है। और प्रमोच संघवाद के स्थानम ये भी बिल्कुल सही है। और अर्ध संघात्मक पॉल एपलबी ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संघवाद का लक्षण नहीं है? भारतीय संघवाद का जो लक्षण नहीं है वो हमसे पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है? एक तो देखो संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल है। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय ये भी भारतीय संघवाद का लक्षण है। और शक्तियों का विभाजन ये भी भारतीय संघवाद का लक्षण है। लेकिन दोहरी नागरिकता है वो भारतीय संघवाद में नहीं पाई जाती। भारत के संविधान का निम्न में से कौन से अनुच्छेद या संघ के कर्तव्य से संबंधित नहीं है? भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा या से अनुच्छेद संघ के कर्तव्य से संबंधित नहीं है वो हमसे पूछा है। तो क्या हो जाएगा इसमें? संबंधित है पूछा है ना। तो देखो एक तो 351 है वो अनुच्छेद संघ के कर्तव्य से संबंधित है, और साथ में 355 भी है। लेकिन 356 जो है वो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संघ के कर्तव्य से संबंधित है वो नहीं है। तो इसमें केवल ए और बी सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो 91 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं कि द सेंटर स्टेट रिलेशंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष थे। द सेंटर स्टेट रिलेशंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष है वो कौन थे ये हमसे पूछा गया। तो कौन थे? पीवी राजमन्नार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद है वो राज्य विषय जो सूची होती है उनके विषय में क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 253 के तहत।
भारतीय संविधान में उल्लेखित एकात्मक तत्व नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लेखित एकात्मक तत्व कौन सा नहीं है, वो हमसे पूछा है। तो देखो, एकीकृत न्यायपालिका बिल्कुल है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति भी होती है। एक राष्ट्र एक कर पर आधारित जीएसटी भी इसमें है। और राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, 93 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये इसमें नहीं है, क्योंकि अलग अलग सीटें ना, अलग अलग स्टेट की। उसके बाद में अनुच्छेद 267(1) के तहत भारत की आकस्मिक निधि से व्यय किसके अधीन रखा गया। तो भारत की जो आकस्मिक निधि है उसका व्यय है वो किसके अधीन रखा गया है, वो हमसे पूछा है। तो किसके अधीन है? भारत के राष्ट्रपति के। केंद्र राज्य संबंधों हेतु मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित पुंछी आयोग का आयोग का सदस्य नहीं था। जो केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उनको लेकर पुंछी आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। और उनके अध्यक्ष कौन थे? मोहन पुंछी या पूछो। और उनका सदस्य नहीं था, ये हमसे पूछा कि कौन है वो सदस्य नहीं था। तो देखो, वीरेंद्र सिंह थे, वीके दुग्गल भी थे, एनआर माधव मेनन भी थे, लेकिन वेंकट चल्या है वो इस आयोग के सदस्य नहीं थे। भारतीय होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन बताना है। होम रूल जो आंदोलन था उसके संबंध में हमें असत्य कथन बताना है। तो देखो, भारतीय होम रूल आंदोलन है वो बौद्धिक प्रचार क्या था? आंदोलन था। बिल्कुल सही है। अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो भारतीय होम रूल जो लीग है, इंडियन होम रूल लीग है, उसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की थी? 1916 में, अप्रैल में। तो ये भी सही है। इसका उद्देश्य संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। तो भारतीय होम रूल आंदोलन का उद्देश्य बिल्कुल सही है कि संवैधानिक तरीके से क्या करना था? स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद में देखो, गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 के अंदर हुआ था। पंजाब प्रांत के वे नेता जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस टाइम क्या चल रही थी? सभा। तो वो किसके विरोध में थी, ये हमें बताना है। तो किसके विरोध में थी? 98 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में यह सभा रखी गई थी। उसके बाद में देखो, वर्ष 1923 में गठित स्वराज दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन में बताना। तो देखो, 1923 में हुआ था स्वराज दल का गठन, तो उसके संबंध में असत्य कथन हमें बताने। तो देखो, स्वराज दल का प्रथम सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। बिल्कुल सही है कि स्वराज दल का प्रथम सचिव कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे। और इसका गठन 1924 में हुआ। और मूडी मैन समिति की नियुक्ति करवाने में इस दल की अहम भूमिका थी। यह भी सही है कि स्वराज दल की अहम भूमिका थी मूडी मैन समिति की नियुक्ति करवाने में। इसके प्रयासों से विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यह भी बिल्कुल है, सही है कि स्वराज दल के प्रयासों से विठल भाई पटेल को क्या चुना गया था? केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। और स्वराजवादियों का मानना था कि कांग्रेस को विधानमंडलों के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। ये लाइन क्या हो जाएगी इसमें? असत्य। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। तो प्रकरण और हत्याकांड दे रखे हैं हमें और उनकी डेट दे रखी है कि कौन से सुमेलित नहीं है। तो करजन वायली हत्याकांड कब हुआ था? 1909 में। करजन वायली हत्याकांड 1909 में। कामा गाटामारू प्रकरण कब हुआ था? 19 सितंबर 1914 को। सांडर्स हत्याकांड कब हुआ था? 17 दिसंबर 1928 को। तो बिल्कुल सही है। काकोरी कांड 19 अगस्त 1925 को, यह बिल्कुल नहीं हुआ था। उसके बाद में निम्न में से किन क्रांतिकारियों को दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में फांसी की सजा हुई? तो दिल्ली षड्यंत्र केस जो 1912 में हुआ था उसमें किन किन को फांसी हुई थी वो हमें बताना है। तो देखो, एक तो अवध बिहारी को हुई थी, बाल मुकुंद को भी हुई थी, बसंत कुमार को भी हुई थी, और अमीर चंद्र को भी दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या हुई थी? फांसी की सजा हुई थी। किस किस को? अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अमीर चंद्र, चारों को हुई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो, कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को लोहार में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो कांग्रेस ने दिसंबर 1929 को क्या हुआ था? लाहौर में अधिवेशन। तो इसमें पूछा है हमें कि किसकी अध्यक्षता में है वो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो किनके? जवाहरलाल नेहरू के। गांधी जी ने किस समाचार पत्र के माध्यम से वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग की पेशकश की? तो गांधी जी ने ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसके माध्यम से वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग पेश है वो की थी? वो हमसे पूछा। तो कौन थे? यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से। गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य पुन्ना समझौता कब हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य जो पुन्ना समझौता वो कब हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था।
निम्न में से सही कालक्रम है, निम्न में से सही कालक्रम है, तो हमें पूछा है कि माउंटबेटन योजना, अंतरिम सरकार और इटली घोषणा है वो इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखो पहले अंतरिम सरकार, फिर इटली घोषणा और फिर माउंटबेटन योजना। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी? तो गांधी जी ने ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें कहा कि 1 वर्ष के भीतर हमें क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा। तो देखो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। उसके बाद में देखो सुभाष चंद्र बोस के संबंध में सत्य कथन नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस के संबंध में देखो, बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथ हॉल में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की थी। तो बिल्कुल सही है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के केथ हॉल में क्या की थी? अस्थायी भारत सरकार की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। यह भी बिल्कुल सही है कि जो सुभाष चंद्र जी बोस है इनके राजनीतिक जो गुरु थे वो देश बंधु थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जापान में प्रदान हुई, यह बिल्कुल गलत है। 109 में है कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही गांधी जी के द्वारा किसको चुना गया था? यह हमसे पूछा। तो किसको? विनोबा भावे को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी समानांतर सरकारों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकारों का गठन हुआ था उनमें असत्य कथन हमसे पूछा है कि कौन सा है? तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी। तो बिल्कुल सही है कि जो बलिया है वहां पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में क्या बनी थी? समानांतर सरकार बनी थी। सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी सरकार सबसे ज्यादा समय तक चली थी। यह भी बिल्कुल सही है कि जो सतारा महाराष्ट्र है उसमें नाना पाटिल के नेतृत्व में क्या बनी थी सरकार, वो सबसे ज्यादा चली। इस दौरान मिदानापुर में जातीय सरकार का गठन हुआ था। तो यह भी बिल्कुल सही है। और मिदानापुर में मातगिनी हजारा ने मरते दम तक तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया था। तो यही क्या हो जाएगा इसमें? गलत। उसके बाद में देखो क्रांतिकारी आंदोलन की प्रथम चरण की घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रांतिकारी आंदोलन की जो प्रथम चरण की जो घटनाएं हुई उनमें क्या करना है? उनको सही क्रम में व्यवस्थित हमें करना है। तो देखो इसमें हो जाएगा बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन हुआ, पहले 1 नंबर पर ही आएगा। मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या हुई, ये भी 2 नंबर पे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास, ये 3 पे। और नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, ये 4 पे। तो इसी प्रकार ये क्रम में ही दे रखी है। जो क्रांतिकारी आंदोलन की प्रथम चरण की जो घटना थी उसमें ये क्रम के अनुसार ही व्यवस्थित दे रखी है। उसके बाद में मित्र मेला नामक गुप्त सभा का गठन निम्न में से किसने किया था? मित्र मेला नामक गुप्त सभा का गठन है वो किसने किया था? विनायक व गणेश दामोदर ने। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में असम्मिलित, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में असम्मिलित छांटना, एक देश और दूसरी तरफ नेतृत्व करता दे रखा। तो 113 में देखो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था नेतृत्व, बिल्कुल सही है। फ्रांस में किसने किया था? SR राणा ने किया था। अमेरिका में लाला हरदयाल ने किया था। और जर्मनी में भिक्काजी रुस्तम कामा, ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से जंग का कटोरा कहलाता है। जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? तो पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा, पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी शिकागो। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? फुटलूज उद्योग या स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण कौन सा है? 116 में कंप्यूटर चिप। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप होना आवश्यक नहीं है? किस उद्योग की जो अवस्थिति है वो कच्चे माल के जो स्रोत होते हैं उनके आसपास होना आवश्यक नहीं है। तो 117 में क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो 4 दे रखे हैं, इसमें जो सुमेलित सही है वो हमसे पूछा है। तो देखो स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, बिल्कुल नहीं है। पोत निर्माण उद्योग लुसाका में, ये भी नहीं है। और वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस में, ये भी नहीं है। और लोहा इस्पात उद्योग है वो पीटर्सबर्ग में है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सही तो पूछा था हमसे 117 में। उसके बाद में देखो असुमेलित युग्म का पहचान करने, एक तरफ देश और दूसरी तरफ मैनचेस्टर की संज्ञा। तो कौन से देश को मैनचेस्टर की संज्ञा है वो दी गई है, इस प्रकार से हमें बताना है 119 में। और असुमेलित है वो हमें पूछा गया। तो रूस को क्या कहा जाता है? इवोनोवो, बिल्कुल सही है। इटली ट्यूरिन, जापान ओसाका, ये भी सही है। चीन संघाई, 119 में चीन संघाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके शहर दे रखे हैं जिनको मैनचेस्टर की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। तो चीन के शहर संघाई को मैनचेस्टर की संज्ञा नहीं है। उसके बाद में देखो क्लाइड घाटी का औद्योगिक प्रदेश स्थित है। क्लाइड घाटी का औद्योगिक प्रदेश स्थित है, ये हमसे पूछा है। तो कहां पर स्थित है? ब्रिटेन में।
निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग केंद्र जर्मनी में नहीं है? तो लोहा इस्पात उद्योग जो जर्मनी में स्थित है नहीं है, वो हमसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है? देखो डुडसबर्ग है, डोरटमुंड भी है, एसेन भी है, लेकिन ली क्रूसोट है वो जर्मनी में औद्योगिक केंद्र नहीं है। ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है, ब्लैक कंट्री के नाम से जाना जाता है किसको? वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी को जाना जाता है ब्लैक कंट्री के नाम। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र महान झील क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा केंद्र है जो महान झील क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो देखो शिकागो है, गेरिबी है, डुलुथ भी है, लेकिन बर्मिंघम है वो महान झील क्षेत्र से संबंधित नहीं है। लोहा इस्पात उद्योग और दूसरी तरफ क्या देखें देश, और हमें बताना कि कौन सा असुमिलित है। तो 125 में देखो शेफील्ड ग्रेट ब्रिटेन बिल्कुल है वहां पर। क्रिवोई रोग यूक्रेन के अंदर लोहा इस्पात उद्योग है। लिपेटस्क फ्रांस में स्थित लोहा इस्पात उद्योग है। तुल्ला रूस में, ये तुल्ला रूस में है, लेकिन जो लिपेटस्क जो है लोहा इस्पात उद्योग वो फ्रांस में स्थित है नहीं है। तो 3 नंबर गलत है इसमें। मानव विकास सूचकांक में भारत की राष्ट्रीय आय GNI प्रति व्यक्ति है। मानव विकास सूचकांक में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है वो हमसे पूछा गया। तो कितनी है? $US है 6590। मानव विकास प्रतिवेदन 2021 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास प्रतिवेदन 2021 के अनुसरण में हमें कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन हमें बताना है। तो देखो भारत का स्थान 191 देशों में 132वां है, बिल्कुल सही है कि मानव विकास प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है उसमें भारत का स्थान 191 देशों में 132वां है। पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत उच्चतम स्थान पर है, ये बिल्कुल गलत है। तो केवल एक सही हो जाए। मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है? मानव विकास सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है? 65.3 वर्ष। उसके बाद में देखो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में चीनी वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी कौन सी है? तो चीनी वितरण करने के लिए तो राज्य सरकार है उसने नियुक्त नोडल एजेंसी में बतानी है कि कौन सी जो एजेंसी है वो चीनी वितरण के लिए जो चीजें हैं वो संभालती है। 129 में तो कौन है? राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड है वो चीनी वितरण में नोडल एजेंसी है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रावधानों में सम्मिलित है। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के प्रावधानों में जो सम्मिलित है वो हमें बताना है कि कौन कौन से सम्मिलित है। तो देखो कृषि प्रसंस्करण व अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत अनुदान के रूप में परियोजना का लागत 50% या 100 लाख रुपए अधिकतम का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। जैविक उत्पादों हेतु 5 वर्ष तक 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष परिवहन अनुदान है, ये गलत है इसमें, तो केवल एक सही है। उसके बाद में देखो 131 नंबर में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई? महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना है वो कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी 3 जनजातियों को खाद्य सुरक्षा हेतु 35 किलोग्राम गेहूं प्रति माह परिवार उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राजस्थान सरकार है वो ऐसी 3 जनजातियां हमें बतानी है जिनको खाद्य सुरक्षा के लिए 35 किलोग्राम गेहूं है वो प्रति माह है वो प्रदान करता है। तो 132 में कौन सी हो जाएंगी? सहरिया, खेरवा और कथोड़ी। सहरिया, खेरवा और कथोड़ी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राज्य में संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना में केंद्र व राज्य का वित्तीय भारांश कितना है? तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जो राज्य में संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना है उसमें केंद्र और राज्य का हमें योगदान बताना है कि कितना कितना। तो कितना इसमें? 60 और 40। उसके बाद में देखो 134 नंबर क्वेश्चन, किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए राजस्थान सरकार की प्रमुख पहल के रूप में 1000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष का गठन कब हुआ? तो किसानों को व्यापार और खेती में आसानी प्रदान करने के लिए राजस्थान की सरकार की तरफ से पहल के रूप में 1000 करोड़ रुपए है वो कृषक कल्याण कोष का गठन किया है। तो यह कब हुआ ये हमें बताना है। तो कब हुआ था? 16 दिसंबर 2019 को। राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय का गठन कब किया गया? राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय का गठन है वो कब किया गया था? 1980 में। राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 14 अप्रैल 2016 को किस मंडी से लागू किया गया? राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 14 अप्रैल 2016 को किस मंडी से है वो लागू किया गया था ये हमें बताना है। तो किससे? रामगंज मंडी, कोटा से। उसके बाद में देखो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर अनुमानित है। तो स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो अनुमानित हमें बतानी है 2021-22 के लिए 137 में। तो कितनी है? 4.78%।
राजस्थान में अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के GSVA के उप क्षेत्रों के योगदान का सही अवरोही क्रम। तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जो GSVA में उप क्षेत्रों के योगदान का हमें क्या बताना है, सही क्रम बताना है। तो देखो इसमें क्या बन जाएगा, पशुधन, उसके बाद में क्या बन जाएगा, फसल का, उसके बाद में वानिकी क्षेत्र का, और उसके बाद में मत्स्य क्षेत्र का। तो क्रम क्या बन गया, 3 1 2 और 4, ये वाला क्रम इसमें सही हो जाएगा। एक व्यक्ति का मानव संसाधन बन जाता है जब वह एक व्यक्ति एक मानव संसाधन बन जाता है जब वह क्या करे, 139 में काम करने को तैयार है, काम करने में सक्षम है और एक विशेष आयु वर्ग के हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तभी यह मानव संसाधन है बन पाता है। 140 में दे रखा है कि किस आयु वर्ग के लोगों को उत्पादक श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है। तो ऐसी कौन सा आयु वर्ग है जो उत्पादक श्रम शक्ति के रूप में क्या है, जाना जाता है 140 में। तो क्या हो जाएगा, 15 से 30। बायती के अनुसार निदानात्मक परीक्षण है। बायती के अनुसार निदानात्मक परीक्षण क्या है, मूल्यांकन का विश्लेषण करता है। निदानात्मक परीक्षण के प्रकार है, निदानात्मक परीक्षण के प्रकार है कौन से, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। छात्र के अधिगम की कठिनाई का कारण हो सकता है, छात्र के अधिगम की कठिनाई का कारण हो सकता है, कौन सा हो सकता है 143 में, शिक्षकों का त्रुटिपूर्ण ज्ञान, शिक्षकों का उच्चारण दोष, छात्र पर स्थानीय बोली का प्रभाव और घर पर उपयुक्त वातावरण का अभाव। तो ये चारों की चारों कठिनाइयां होती है इसमें शामिल। तो 4 नंबर ऑप्शन सही। निदानात्मक परीक्षण का कार्य है, निदानात्मक परीक्षण का कार्य क्या है, अधिगम की कठिनाई का पता लगाना। उसके बाद में देखो, उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं पढ़ने पर प्रदान किया जाता है, यह कथन किसका है। तो किसका हो जाएगा यह कथन, गुलीन, मायर्स व ब्लोयर से। 146 में उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है किस पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत है वो नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता, आयु के आधार पर छोटे छोटे समय बनाना है वो नहीं किया जाता। उपचारात्मक शिक्षण में अभ्यास मालाओं के निर्माण का सिद्धांत नहीं है, उपचारात्मक शिक्षण में अभ्यास मालाओं के निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अभ्यास मालाएं स्थिर हो। चिकित्सकीय शिक्षण कहा जाता है, चिकित्सकीय शिक्षण है वो कहा जाता है किसको, उपचारात्मक शिक्षण को है वो चिकित्सकीय शिक्षण कहा जाता है, केवल एक सही। शैक्षिक निदान की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन शामिल नहीं होता, शिक्षण विधि का चयन है वो इसमें शामिल नहीं होता। तो एसएसटी का जो 1 जनवरी को जो पेपर लगा था वो मैंने पूरा आपको करवा दिया है। 80 क्वेश्चन उस पहले वाले वीडियो में आपने देख लिए होंगे और 80 के बाद वाले क्वेश्चन इसमें करवा दिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट क्या करो, ज़्यादा कमेंट करोगे तो आपको पेपर है वो जल्दी मिलेगा, क्योंकि मेरे भी माइंड में ये रहता है कि इस सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो ज़्यादा है। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो और लाइक भी क्या करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो, जिससे हम इस प्लेटफॉर्म को और भी बड़ा बना पाएँ और आपको सारी चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।